गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी समय से भारत के ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे थे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि इंडिया ही ऐसा देश है जो रशिया के युद्ध को फंड कर रहा है। भारत जो तेल खरीदता है उसी वजह से कहीं ना कहीं रशिया को प्रॉफिट होता है। ये सारे एलिगेशंस कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर लगा रहे थे। अब दोस्तों, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स यहाँ पे इसके रिगार्डिंग दिया है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, हमारी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भारत को नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी कदम लेने होंगे वो भारत वो कदम लेगा। इसके साथ ही साथ यूएसए की और यूरोपियन यूनियन की जो एक तरह से दोगलापन था ना, हमने उसको भी यहाँ पर सामने लाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर सकते हो, 2024 के अंदर ईयू ने 67.5 बिलियन यूरोस का यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड किया विद रशिया, राइट। उसी तरह से सर्विसेज का भी ट्रेड था। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि भारत का ट्रेड कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। बाकी यूरोप और रशिया का जो ट्रेड है वो एनर्जी के अंदर, फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आता है। प्लस अगर हम बात करें दोस्तों यूएसए की, तो भाई यूएसए भी रशियन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, प्लेडियम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूएसए भी खरीदता है। तो कहीं ना कहीं यूएसए बाकी देशों को सुनाता रहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, ये देश ऐसे कर रहे हैं, और खुद अपने एंड में कभी वो झांक के देखता ही नहीं है। और भारत की देखो जो इम्पोर्ट्स है ना, वो कहीं न कहीं हमारे कस्टमर्स के लिए एनर्जी कॉस्ट को अफोर्डेबल रखने के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, तो इंडिया ने यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात का एक तरह से जवाब दिया है। यूएसए की जो दोगलापन था, उसको यहाँ पे सामने लाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। राइट दोस्तों? दोस्तों, डेट है आज की 5 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें आज की तारीख की, तो आज की तारीख बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंस जो है 5 अगस्त की वो इस तरह से आपको देखने को मिलती है कि अगर हम 2019 में जाएं, 5 अगस्त 2019 को, तो आप लोग जानते होंगे कि जो आर्टिकल 370 है वो यहाँ पर हटाया गया था। जम्मू कश्मीर को आगे जाके फिर एक यूटी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, राइट। तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव था वो। इसके अलावा अगर 5 अगस्त हम 2020 की बात करें, तो आप लोग जानते होंगे कि जो अयोध्या राम मूवी में आपको जो राम मंदिर देखने को मिलता है, उसको शिलान्यास यहाँ पे 5 अगस्त 2020 को ही किया गया। तो डेफिनेटली पास्ट के अंदर ये जो 5 अगस्त की डेट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनी है। अब देखो आज के दिन क्या होगा 5 अगस्त 2025 को, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट बहुत सारे अलग अलग आज के समय स्पेकुलेशंस लग रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आज हमें पता लगेंगी, ठीक है, कि कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होने वाला। सो समथिंग पॉलिटिकली अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर भी हमारी पूरी यहाँ पे नज़र बनी रहेगी। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड पीएससी का बहुत ही रिसेंटली रिजल्ट आया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारी फैमिली से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर अच्छा रैंक जो था उन्होंने अचीव किया है। जैसे सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा संकल्प को, जिन्होंने यहाँ पे रैंक जो था उनका 48 आया। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप प्रशांत को भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इनका रैंक टोटल 71 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये सब स्टूडेंट्स हमारे जो प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन है उसका डेफिनेटली बहुत लंबे समय से ये पार्ट रहे हैं। एंड देखो एक्चुअली करंट अफेयर्स में ना दिक्कत यही आती है कि करंट अफेयर्स हम कई बार इधर उधर बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, उस वजह से हम कभी सही ढंग से कवर नहीं कर पाते। पर दोस्तों, अगर आप प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन को अगर आप रेगुलरली कवर करते हो ना, तो आप ये रियलाइज़ कर पाओगे कि आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट होते हैं। अब देखो यार, यूट्यूब पे हज़ारों तरह की वीडियोज़ आती हैं, ठीक है ना? अब कई बार बच्चे वो रैंडम रैंडम वीडियोज़ देखते रहते हैं, उनको लगता है हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पर देखो इस एग्ज़ाम की रेलेवेंस को समझना अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रैंडम यूट्यूब वीडियोज़ देखने से कि हाँ, इसने इसको ऐसा बोल दिया, उसने वैसा वैसा कर दिया, इससे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव सभी स्टूडेंट से यही है कि रैंडम चीज़ों के पीछे मत भागो। यूट्यूब वीडियोज़ जो कहीं न कहीं सिर्फ़ व्यूज़ के पर्पज़ से बनाई जाती हैं, उनके पीछे मत भागो। जो कंटेंट स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, प्लीज़ उस पे ज़रा ध्यान देंगे,
तो डेफिनेटली आप भी इस तरह से सक्सीड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों ये स्टूडेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड ही थे, तो अगर आप भी कनेक्ट करना चाहते हैं, इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है अपना घर। अब देखने में तो लग रहा है कि कुछ घर के रिगार्डिंग स्कीम होगी, पर थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आखिर ये जो पर्टिकुलर आपके सामने एक इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। आप लोग देखते होंगे कि यार हमारे ना जो भाई हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो हैं हमारे भाई, ठीक है, तो इन ट्रक ड्राइवर्स को कई बार लंबी लंबी जर्नी करनी पड़ती है। ठीक है, अब ट्रक ड्राइवर्स के केस में क्या होता है कि कई बार आपने नोटिस किया होगा हाईवेज के ऊपर उनको साइड में ही वहीं पे ट्रक लगा के कई बार सोना पड़ जाता है, ट्रक के अंदर ही काफ़ी दिक्कतें कई बार फेस होती हैं, कई बार अच्छा खाना नहीं उनको मिल पाता। ठीक है, तो हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं उनके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब क्या होगा, एक जगह बनाई जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा अपना घर। ठीक है, अब इस जगह के अंदर मतलब हाईवेज के ऊपर ये आपके आउटलेट्स इस तरह से होंगे। यहाँ पर क्या होगा ना, आपके 10 से 30 लोगों के सोने की व्यवस्था होगी वहाँ पे, जैसे डॉर्मेटरीज नहीं होती वो बना दी जाएंगी। तो जो भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं वो वहाँ पे सो पाएंगे। ठीक है, प्लस खाने पीने का भी वहाँ पे रहेगा, रेस्टोरेंट या ढाबा सा आपका खुल जाएगा। अगर वो खुद से कुक करना चाहते हैं तो कुछ, तो कुकिंग के लिए भी उनकी वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह यहाँ पे बना दी जाएगी। टॉयलेट्स वगैरह वहाँ पे होंगे, कुछ नहाने के लिए उनको चाहिए तो वो सब हो जाएगा। पीने का स्वच्छ पानी वहाँ पे उनको मिल पाएगा। तो ये होगा अपना घर के अंदर, ताकि भाई हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स है ना, वो लंबी जर्नीज के अंदर उनको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, उनकी सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर किया जा पाए। उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करनी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें हम यहाँ पे अपने ड्राइवर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना जा रहे हैं। तो हमारे मेजर हाईवेज होंगे उनके ऊपर इस तरह से हाइजीनिक रेस्टिंग स्पेस आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड इसकी मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब पॉइंट ये आता है कि काम करेगा कौन। दोस्तों ये हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो यहाँ पे इनको बिल्ट एंड मैनेज करेगी एट द रिटेल फ्यूल स्टेशन। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे जो कवरेज इसका रहेगा दैट विल बी 368 इस तरह से अपना घर यूनिट्स बनाए जाएंगे, जिनमें से 4611 बेड्स ऑपरेशनल यहाँ पे होंगे अक्रॉस द मेजर हाईवेज। अब आने वाले समय के अंदर ये जो नंबर है इसको और बढ़ाया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि अभी तो हम 368 यूनिट से स्टार्ट करेंगे, पर 2027 आते आते हम इस नंबर को 1000 यूनिट्स तक यहाँ पे ले जाएंगे। तो रफली आप कह सकते हो कि 10,000 से भी ज़्यादा बेड्स आपके ऑपरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी टेक्नोलॉजी का भी इसके साथ इंटीग्रेशन है। कोई भी ऐप के थ्रू यहाँ पे बुकिंग कर सकता है, रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो ट्रकर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसको बनाया गया आएगा, एंड आगे और इसके ऊपर काम करते रहेंगे जैसे जैसे उनका यहाँ पे फीडबैक होगा। तो ये कुछ बातें थी अपना घर के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अर्बन फॉरेस्ट मातृ वन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2024 के अंदर ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन स्टार्ट किया था, एक पेड़ माँ के नाम। अब यहाँ पे ना जब प्रधानमंत्री जी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया, उन्होंने दो माँ का जिक्र किया था। एक है हमारी जो धरती माँ है, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि ये धरती हमारी माँ है, राइट। एंड उस तरह से हमारी जो जन्म देने वाली जो हमारी माता जी होती हैं उनकी यहाँ पे उन्होंने बात करी। तो उन्होंने एक बात नोटिस करी कि इन्वायरमेंट को हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, क्यों ना एक हम अपनी धरती माँ के लिए और हमारी जो माँ है उनके लिए एक पेड़ को हम यहाँ पे लगाएं। अब इस पेड़ का पर्पस ये होगा कि हम अपनी माँ को वो डेडिकेट करेंगे, एंड साथ साथ हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख पाएंगे। एंड इसीलिए एक पेड़ माँ के कैंपेन जो था ना, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 2024 के अंदर। ठीक है, अब आप नोटिस कर पाओगे कि खासकर अर्बन एरियाज के अंदर इस तरह के पेड़ लगाने की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको अर्बन एरियाज के अंदर आपको कंक्रीटाइजेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे पेवमेंट रोड्स होती हैं, कोई ग्रीन स्पेसेस नहीं होती। उस वजह से आप लोगों को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलता है कि अर्बन एरिया के टेम्परेचर आसपास के एरिया से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट। अब हुआ क्या है ना कि ये जो हमारा कैंपेन था ये काफ़ी सक्सेसफुल है, एंड आप नोटिस कर पाओगे कि इसी के बेसिस के ऊपर हमने जो मातृवन एक थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया है अक्रॉस द गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, ठीक है ना, अरावली हिल एरिया के अंदर यहाँ पे हमने इस मातृवन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। तो भारत का ये पहला 750 एकड़ थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है मातृवन। तो यहाँ पे अभी उसको लॉन्च किया गया, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर का जो ग्रीन कवर है वो यहाँ पे बढ़ेगा,
एंड एक तरह से दिल्ली एनसीआर की हार्ट एंड लंग्स के रूप में यहाँ पे जाना जाएगा। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो, जो इन्वेजिव स्पीशीज होती है ना, जो यहाँ की नहीं है, उनको हटाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल काबुली किक्कर है, ये सब चीज़ें हटाई जाएंगी। और जो लोकली चीज़ें हैं ना, जैसे आपका बरगद का पेड़ हो गया, पीपल, नीम, अमलताश, बेलपत्र, ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई जाएंगी। कुछ अरावली स्पेसिफिक स्पीशीज भी हैं, जैसे आपका धौक, सलार, कुल्लू, उनको भी यहाँ पे लगाया जाएगा। अलग अलग तरह के थीम जोन भी यहाँ पे बनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोधि वाटिका, बैम्बू सेतम, पुष्प वाटिका, सुगंध वाटिका, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे गार्डन, जैसे मेडिसिनल प्लांट गार्डन, नक्षत्र वाटिका, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, ये सारे अलग अलग यहाँ पे जोन्स यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। एंड इस इनिशिएटिव में आपके सीएसआर पार्टनर्स, ठीक है ना, आपके रेजिडेंट विद एसोसिएशन, उसके अलावा एनजीओज, एमएनसी, स्कूल्स, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सारे काम करेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इस रीजन के अंदर कुछ साइकिल ट्रैक्स भी होंगे, नेचर ट्रेल्स हो गया, योगा स्पेसेस, सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी, ताकि हम ओवरऑल यहाँ पे इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रिजर्व कर पाएं। तो ये यहाँ पे फोकस आपको देखने को मिलेगा अर्बन फॉरेस्ट मातृ वन का। अभी यहाँ पे इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज पिंगाली वेंकैया जी के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। दरअसल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके जन्म दिवस के ऊपर बर्थ एनिवर्सरी 149 जो थी, वहाँ पे ट्रिब्यूट्स इनको यहाँ पे पे करी। अब पिंगाली वेंकैया जी को जो नाम से जाना जाता है ना, वो दरअसल में जाना जाता है एज द फादर ऑफ द तिरंगा। अब इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि भाई जो तिरंगा है ना, उसके डिज़ाइन करने के पीछे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। स्टार्टिंग में इन्होंने जो तिरंगा डेवलप किया था, उसमें दो कलर्स थे, एक था आपका सैफरन कलर और दूसरा आपको ग्रीन कलर। ये दो कलर पता क्यों बनाए गए थे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक तरह से यूनिटी को हम यहाँ पे दर्शा पाएं। बट आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे कि उसके अंदर फिर वाइट कलर भी ऐड ऑन होता है, फिर चरखा भी ऐड ऑन होता है। बट बाद में फिर जब हम फाइनली हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे अशोक चक्र को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, राइट। बाकी इनके मैं लाइफ की बात करूं तो दरअसल में दोस्तों इनका जो जन्म था वो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में आपको जो भाटला पेनुमरू, ठीक है, वहां पर आपके तेलुगु ब्राह्मण फैमिली के अंदर इनका जन्म होता है 1876 के अंदर। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये केवल 19 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेते हैं। एंड जो सेकेंड बोयर वार हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर 1899 से लेकर 1902, उसमें इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर जाके इन्होंने आंध्रा नेशनल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया भी है। प्लस एट द सेम टाइम होम रूल मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक्टिविज्म में आने से पहले कहीं ना कहीं प्लेग ऑफिसर के रूप में भी ये यहाँ पे काम करते थे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, फादर ऑफ तिरंगा के नाम से भी इनको यहाँ पे जाना जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, दैट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आप नोटिस कर पाओगे इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे नंदौर में सेटल हो गए एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनरल रिसर्च डिपार्टमेंट के रूप में यहाँ पे इन्होंने सर्व किया। एंड इन्होंने यहाँ पे एक बुक भी लिखी जिसका नाम है द मदर ऑफ डायमंड्स। इसमें मिनरल्स, डायमंड्स के ऊपर बहुत सारी अलग अलग बातें थी। एंड इसी वजह से आप नोटिस कर पाओगे इनको डायमंड वेंकैया के नाम से भी कई बार जाना जाता है। दरअसल में इनके कई नाम हैं, जैसे झंडा वेंकैया, क्योंकि उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग डिजाइन करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जापान वेंकैया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जापानीज के अंदर एक फुल स्पीच यहाँ पे डिलीवर करी थी। डायमंड वेंकैया, क्योंकि इन्होंने डायमंड माइनिंग के ऊपर काम किया। पत्ती वेंकैया, क्योंकि उन्होंने कॉटन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया था। तो आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट काम आपको देखने को मिल जाएंगे। 2009 में इनकी याद के अंदर एक पोस्टेज स्टैम्प जो थी वो रिलीज करी गई थी। एंड 2021 के अंदर गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर इनका ब्रोंज स्टैचू जो था वो अनवील किया गया एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कुछ बातें पिंगाली वेंकैया जी के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एआई पावर्ड आंगनवाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों आप सब लोग ना आंगनवाड़ी के बारे में जानते होंगे। आंगनवाड़ी दरअसल में लॉन्च हुए थे अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 के अंदर। अब इसमें फोकस था, एक तो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएं, जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस हो, प्लस बच्चों को न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएं। अब ध्यान रखना कि आंगनवाड़ी का फोकस बच्चों के ऊपर तो है ही है, प्लस साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स है, उनके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देता है। एंड इसी वजह से आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको मतलब दोनों की तरफ से फंडिंग आती है, सेंटर से भी और आपकी स्टेट से भी। आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे कि इसका नाम सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 रखा गया, ताकि और अच्छे से हम यहाँ पे इनके रिगार्डिंग काम कर पाएं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आंगनवाड़ी हेल्पर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके माध्यम से सर्विसेज डिलीवर करी जाती हैं।
अब हुआ पता क्या है, आंगनवाड़ी के अंदर हम ले आए किस चीज़ को, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यहाँ पे आंगनवाड़ी में भी ले आए हैं। एंड भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी यहाँ पे लॉन्च हुई है इन महाराष्ट्र, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, वधामा विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे उनका खुद का एक इनिशिएटिव है, मिशन बाल भरारी इनिशिएटिव बाय जिला परिषद। उसने यहाँ पर इस आंगनवाड़ी को एआई पावर्ड आंगनवाड़ी यहाँ पे बना दिया है। अब एआई के अंदर क्या क्या किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हो गया, एआई इनेबल्ड इस तरह से स्मार्ट बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, टेबलेट्स, इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट। तो ये सारी अलग अलग एआई का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो इसके पीछे प्रोवाइड की गई है वो कोलाबा के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, तो वाईफाई वगैरह सारी का सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आंगनवाड़ी हफ्ते में 6 दिन ऑपरेट करती है एंड हर दिन 1 घंटा जो होगा ना, वहाँ पर ये वर्चुअल रियलिटी और जो एआई इनेबल्ड चीज़ें होती हैं उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, इस तरह के अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल होगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि सामने वाला जो बच्चा है वो क्या चीज़ें समझ पा रहा है, क्या उसका टाइम है, क्या उसकी एक्यूरेसी है। तो आंगनवाड़ी के अंदर ना हम कहीं न कहीं खेलते-खेलते बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना और सिखाना चाहते हैं। बाकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को भी यहाँ पे हम ट्रैक कर पाएँगे एंड आने वाले समय के अंदर जो प्रेगनेंसीज़ को ट्रैक करना हो गया, वो सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होगा। बाकी जो सरकारी निर्देश होते हैं, उनको ऑडियोज़ में कन्वर्ट करना, वो सारी चीज़ें भी इसके यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में काम देखने को मिल जाएँगे। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि एसडीजी 2 ज़ीरो हंगर के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा एंड एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन के अंदर भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ पाएगी। तो ये कुछ बातें हैं एआई पावर्ड आंगनवाड़ी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। अब आप सब लोग बिम्स्टेक के बारे में जानते होंगे। दोस्तों पहले इसका नाम जो था ना वो बिस्टेक था। ठीक है, क्यों? इसका नाम था, बी से आपका बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बाद में इसके अंदर म्यांमार भी ऐड ऑन हो जाता है तो इसका नाम बन जाता है बिम्स्टेक। फिर दो और देश आपके नेपाल और भूटान भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से आज के समय आपको बिम्स्टेक के 7 देश देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बिम्स्टेक के अंदर 5 देश साउथ एशिया से और 2 देश आपको साउथ ईस्ट एशिया के देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बिम्स्टेक। इसको बनाया गया था 1997 के अंदर बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड इसके माध्यम से हम आपस में कहीं न कहीं जो बे ऑफ बंगाल के साथ में कंट्रीज़ हैं, जो 7 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, मतलब सारी नहीं, जैसे नेपाल और आपका भूटान की अगर हम बात करें, तो इनका तो बॉर्डर ही टच नहीं होता, मतलब ये तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, बट स्टिल हम चाहते थे कोऑपरेशन बढ़ाना इस रीजन के अंदर एंड दैट इज़ व्हाई हमने यहाँ पे बिम्स्टेक को बनाने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट ना काफ़ी सारे लोग बिम्स्टेक को सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर बार सार्क में कुछ ना कुछ दिक्कत देता है, तो बिम्स्टेक के में पाकिस्तान नहीं है तो थोड़ा चीज़ें आसान रहती हैं। अब हुआ पता क्या, कल यानी कि 4 अगस्त को बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूज़िक फेस्टिवल इंडिया के अंदर होस्ट हुआ एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। अब इसमें जो सातों देश थे ये साथ में आए, इन्होंने अपने म्यूजिक में आपस में क्या सिनर्जीज हैं वो देखने की कोशिश करी और इस फेस्टिवल का नाम रखा गया सप्त सुर। सप्त का मतलब होता है, सप्त का मतलब होता है सार, सात, सुर का मतलब होता है एक मेलेडी। तो भाई भले ही हम 7 देश हैं पर हमारे सुर और ताल आपस में बहुत मिलती जुलती है। हमारे यहाँ भी इन सातों देशों के अंदर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो आपका ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल था इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया बाय द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप एंड इससे कहीं ना कहीं सातों देशों के जो आपके आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया। जो इस बार समिट हुआ था ना थाईलैंड के अंदर अप्रैल 2025 के अंदर, वहां पर भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने बोला था कि किस तरह से आपस में हमें रीजनल टाइज बढ़ाने होंगे एंड इस समिट के अंदर जो बैंकॉक विजन 2030 अडॉप्ट किया था उसने इन्हीं सब चीज़ों की बात करी थी एंड बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का कंडक्ट कराना उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखने को मिल जाएगा। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर DFSI, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स। दोस्तों एक्चुअल में आपको बताता हूँ, फ्लड्स आप देखते होंगे कि अलग अलग एरियाज के अंदर फ्लड्स अक्सर आते आ जाते हैं। अब फ्लड्स के केस में दिक्कत पता क्या आती है कि आज के समय हमारे पास जो इंडेसेस हैं वहाँ पर वो ये तो देखता है कि कितना ज़्यादा फ्लड की वजह से कितना पानी भर गया है ना, क्या मैग्नीट्यूड था फ्लड का, पर वो ये नहीं देखता कि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कितना कितना इम्पैक्ट आया। तो भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के रिसर्चर ने मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स बना दिया है। अब इसमें दोनों चीज़ें कैप्चर होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड भी कैप्चर होगा एंड दूसरा लोगों की ज़िंदगी में क्या प्रभाव आया वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर करेंगे।
तो भाई जो डेटा के अंदर थोड़ी बहुत हमें परेशानी थी ना, अब वो डिस्ट्रिक्ट फूड सेवेरिटी इंडेक्स से हमारी वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर के ऊपर यहाँ पे लिया करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ देखेंगे। भाई कितने दिन यहाँ पे फ्लडिंग हुई, कितना एरिया फ्लड हुआ, कितना परसेंटेज, कितनी डेथ्स हुई हैं, लोग कितने इंजर्ड हुए हैं, पॉपुलेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट की, वो सारे बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट इस इंडेक्स की हम बात करें ना, तो त्रिवेंद्रम के अंदर हमने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा फ्लडिंग इवेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट इज 231। ये है नंबर की सबसे ज़्यादा फ्लड्स आते कहाँ पर हैं। पर अगर हम बात करें दोस्तों पटना की, तो पटना का रैंक यहाँ पे सेवरिटी इंडेक्स के अंदर सबसे हाई देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि पटना के अंदर फ्लड बहुत नहीं आते, पर जब आते हैं तो उससे लोगों को इम्पैक्ट बहुत बड़ी मात्रा के ऊपर होता है। तो एक्चुअल में ना ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स में यही बताएगा कि भाई एक तो फ्लड आया कितना, दूसरा उस फ्लड आने की वजह से लोगों की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट आया। तो पटना के अंदर ज़िंदगी पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। त्रिवेंद्रम के अंदर फ्लड ज़्यादा आते हैं नो डाउट, पर लोगों की ज़िंदगी पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता। पटना के अंदर यहाँ पे सेवेरिटी में ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स के बारे में, जिनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड दोस्तों लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था उसकी अगर हम बात करें मोरक्को, मोरक्को दोस्तों एक लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि मोरक्को की जो कोस्ट लाइन है वो अटलांटिक ओशन से वेस्ट में टच करती हैं एंड मेडिटेरियन सी के साथ आपके नॉर्थ में टच करती हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो भाई यहाँ पे कुछ सबमरीन वगैरह तो हम नहीं बना रहे। यहाँ पर दरअसल में जो प्रोजेक्ट 17 था शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स उनको डेवलप करने का, उसी का ये आपको एडवांस फॉलो ऑन वर्जन देखने को मिलता है। तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। शहीद उधम सिंह जी की बात करें तो इनके बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। एंड लास्टली दोस्तों अगर हम बात करें एनसीडीसी की, तो ये स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगी। राइट, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।